नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक क्वांटम नंबर्स पर चर्चा करेंगे। क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, कक्षकों का आकार, आकृति, अभिविन्यास तथा चक्रण को दर्शाने के लिए आवश्यक संख्याओं को ही हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या के हमें जो जानकारी मिलती है वो है, मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो कोश या कक्ष या कक्षा को दर्शाती है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता चला जाता है, कक्षकों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से। और किसी भी कोश में जो कक्षकों की संख्या है वो n² के बराबर होती है। n का मान बढ़ने पर कोश या कक्ष का आकार भी बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती चली जाती है। अतः कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ेगी तथा स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वांटम संख्या के बारे में सबसे पहले बोर ने बताया था। और n का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है। अब किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके बराबर होगी, 2n² के। और n का मान 0 तो कभी हो नहीं सकता, तो n का मान कोई भी पूर्णांक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर कैपिटल K, L, M, N और O ये होंगे। ठीक है। तो K, L, M, N तथा O कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या क्या हो सकती है, 2, 8, 18, 32। ठीक है, इतनी हो सकती है। अब देखो कक्षा क्या होती है कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है उसे अपन क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर या कोश भी कहते हैं। तो कक्षा के बारे में सबसे पहले बताया था बोर ने, और इसे ही अपन मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा दर्शाते हैं। फिर कक्षक क्या होता है, ऑर्बिटल किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर अंतराल में वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, अधिकतम। ठीक है। यानी कि 3D में या स्पेस में वो स्थान नाभिक के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, संभावना अधिकतम होती है, उसे हम कक्षा के अंदर होता है कक्षक, उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है। अब है आपकी दूसरी क्वांटम संख्या, द्विगंशीय या कक्षक कोणीय संवेग या बोहम क्वांटम संख्या। तो ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में आपको सबसे पहले सोमरफील्ड ने बताया था। ये क्वांटम संख्या उपकोश को बताती है, उपकोश को, तथा बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की ऊर्जा के बारे में भी हमें ये बताती है। ये कक्षक के त्रिविमीय आकार के बारे में बताती है। किसी nवें कोश में उपकोशों की संख्या जो है वो क्या होती है, आपके किसी nवें कोश में उपकोश की जो संख्या है उसके मान क्या होते हैं, 0 से n-1 तक मान हो सकता है। यानी कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या L का मान क्या हो सकता है, 0 से लेके n-1 तक मान हो सकता है। अर्थात n के किसी मान के लिए L बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1 तक हो सकता है। एग्जाम्पल, पहले कोश के लिए n बराबर 1 हो जाएगा। उसमें कितने उपकोश होंगे, केवल एक उपकोश होगा, इसके लिए L के मान क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे कोश के लिए कितने उपकोश होंगे, उसमें उपकोश हो सकते हैं अपने 0 से लेकर के n-1, यानी कि 0 और 1, 2 उपकोश हो जाएंगे। ठीक है। तीसरे कोश में 3 उपकोश हो जाएंगे, जिनके लिए L के मान 0, 1 और 2, ये 3 मान हो जाएंगे। तो
उपकोषों के संकेत स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी तथा एफ ओ ये होते हैं, ठीक है। यानी कि उपकोषों के सिंबल हो गए स्मॉल लेटर्स में एस, पी, डी, एफ, ठीक है। तो जो है आपके एस का मतलब क्या है यहाँ पे, एस का मतलब शार्प, पी का मतलब यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज़ एंड एफ का मतलब है फंडामेंटल। स्पेक्ट्रम रेखाओं के पहले अक्षर से इनके नाम लिए गए हैं। यानी कि एस, पी, डी, एफ नाम कहाँ से आए हैं, तो एस का नाम तो शार्प, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज़ एंड एफ नाम जो है फंडामेंटल स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पहले अक्षर से इनके नाम लिए गए हैं। एस उपकोष जो है उसकी शेप कैसी होती है, गोलाकार होता है। पी उपकोष जो है वो डंबल शेप होता है। डी उपकोष जो है आपके सब ऑर्बिटल ये डबल डंबल शेप होता है। और एफ ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अब आपके है यहाँ पे एल का मान जो है वह एन के समान या इससे अधिक तो कभी भी नहीं हो सकता। एल का मान हमेशा 0 से लेकर के n-1 तक ही होता है, ओके। फिर एस उपकोष जो है 1s से, पी उपकोष 2p से और डी उपकोष 3d से तथा एफ उपकोष 4f से प्रारंभ होता है, ठीक है। अब जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 दी हुई है तो द्विवंशी क्वांटम संख्या के मान क्या हो जाएंगे, l बराबर 0 और उसमें उपकोष केवल एक होगा 1s। इसी प्रकार से अगर मुख्य क्वांटम संख्या के मान 2 है यानी कि दूसरी कक्षा की चर्चा करेंगे तो उसमें उपकोष 2 होंगे जिनके लिए l के मान 0 और 1 हो जाएंगे। और उपकोष वो कौन कौन से होंगे, 2s और 2p। ऐसे ही तीसरी कक्षा के लिए हम चर्चा करेंगे तो उसमें 3 उपकोष पाए जाएंगे और उन उपकोषों के लिए l के मान 0, 1 और 2 होंगे। और उपकोष कौन कौन से होंगे, 3s, 3p एंड 3d। चौथी कक्षा की चर्चा करते हैं तो उसमें 4 उपकोष पाए जाएंगे और l के मान 0, 1, 2 और 3 हो जाएंगे, क्योंकि l के मान जो है वो 0 से लेके n-1 तक होते हैं। और वो चारों उपकोष कौन कौन से होंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है और ये कक्षक कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π अंडर रूट में l गुणा l+1, ठीक है। अतः द्विवंशी क्वांटम संख्या जो है वो हमें कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर ऊर्जा का निर्धारण करने में भी सहायता करती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम क्या होता है, यानी कि s कक्षकों की ऊर्जा तो आपके सबसे कम है, उससे ज़्यादा p, उससे ज़्यादा d और सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है f की, क्योंकि इनके लिए l का मान क्या होता है, 0, 1, 2, 3 होता है। सबसे कम s की ऊर्जा है, फिर p, फिर उससे ज़्यादा d और सबसे ज़्यादा f की ऊर्जा है, ठीक है। यानी कि जिसकी ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा और नाभिक की उतना ही ज़्यादा पास रहेगा। तो s कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान क्या होता है, 0। अतः s कक्षक की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करती है। फिर आपकी तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इस क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, लैंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इससे कक्षक के बारे में जानकारी मिलती है। इस क्वांटम संख्या से कक्षकों का त्रिविमीय अभिविन्यास ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है, 2l+1 बराबर ml, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान जो है वो -l से प्रारंभ होकर के +l तक चलते हैं और अधिकतम कितने मान संभव है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2l+1, ठीक है। तो जैसे l का मान 0 है तो उपकोष केवल एक होगा और वो कौन सा होगा, s, और उसके लिए ml का केवल एक मान होगा। 2l+1 में वैल्यू रखेंगे l की तो 0 आएगा, यानी कि कक्षकों की संख्या यहाँ पर केवल एक हो गई s, एक s कक्षक होगी। फिर l का मान अगर 1 है तो उपकोष जो है वो आपके यहाँ पर हो गया p
एंड ml के मान जो है वो आपके -L से लेकर के +L तक, यानी कि -1, 0 एंड +1, तो 3 p कक्षक हो गए और उनकी डायरेक्शन जो है x, y और z डायरेक्शन में होने के कारण px, py एंड pz ऑर्बिटल इनके नाम हो गए। अब L बराबर 2 तो उपकोष हो गया D एंड ml की वैल्यूज़ जो है वो -L से प्रारंभ होकर के +L तक चलेंगी, ठीक है। और अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती है? 2L + 1, यानी कि L की वैल्यू 2 रखेगी तो 5 आपको यहाँ पे मिल गए कक्षक। और पांचों D कक्षक कौन कौन से होंगे? dxy, dyz, dxz, dx² एंड dz², ठीक है। और L बराबर 3 के लिए उपकोष हो गया F, और यहाँ पर ml के अधिकतम 7 मान संभव है 2L + 1 से, और मान -L से +L तक हो गए -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, 7 F कक्षक हो गए, ठीक है। अब विभिन्न कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान निम्न प्रकार माने जाते हैं। जैसे कक्षक है आपके S, तो उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 हो गया। जबकि अगर px ऑर्बिटल है तो उसके लिए या तो +1 या फिर -1, और py के लिए -1 या फिर +1, और pz के लिए 0। ऐसे ही dxy के लिए या तो -2 या +2, dyz के लिए या तो +1 या -1, dzx के लिए या तो -1 या +1, dx² के लिए या -2 या +2, और dz² के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? 0। फिर आपकी चौथी क्वांटम संख्या जो है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस क्वांटम संख्या के बारे में आपको उलेनबेक तथा गाउड-स्मिट ने सबसे पहले बताया था। तो ये क्वांटम संख्या जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर उसी प्रकार से चक्रण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण से एक दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और चक्रण कोणीय संवेग का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो है h/2π √s गुणा ब्रैकेट में s+1। यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा? हाफ। इलेक्ट्रॉन के लिए किसी अक्ष के सापेक्ष 2 अभिविन्यास हो सकते हैं, जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का +½ या -½ मान हो सकता है। इन्हें चक्रण की 2 चक्रण अवस्थाएं स्पिन स्टेट भी कहते हैं, जिन्हें अपन सामान्यतः 2 तीरों यानी कि अपर हेडेड एरो है तो s की वैल्यू +½ और डाउन हेडेड एरो है तो s की वैल्यू -½ द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के विभिन्न मान वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्रमशः जिनकी वैल्यू क्या है? विपरीत चक्रण है तो s बराबर +½ तथा -½ ये हमेशा विपरीत चक्रण युक्त होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या का मान किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह एक स्वतंत्र क्वांटम संख्या है, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसके लिए s की वैल्यू आ गई +½ और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई -½ ठीक है। तो किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 गुणा ब्रैकेट में 2L + 1। अतः S उपकोष में 2, P उपकोष में 6 और D उपकोष में अधिकतम 10 और F उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी कि क्वांटम संख्याओं के माध्यम से हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। किसी भी परमाणु में किन्हीं भी
दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं होता है। चारों क्वांटम संख्याओं में से अगर 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाए तो भी कम से कम एक क्वांटम संख्या का मान अलग होता है, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत चक्रण वाले होंगे, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान तो आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग मिलेगा। यानी कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्वांटम संख्याओं का उपयोग करते हैं। ठीक है।